A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today we are going to study the biography of Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice in 2 consecutive years, 1993 and 1994, in high places. ठीक है, इन हाई प्लेसेस का रेफरेंस क्या है? यानी माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, माउंटेन्स की बात हो रही है. ठीक है. From an obscure village in Haryana to the summit of Mount Everest twice, it's been a long way. मतलब ये बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है बच्चों. सो आई विल रीड एंड रीड करते करते आपको चीज़ों को समझाते चलूँगा. ठीक है. द रोड हैज़ नॉट बीन ईजी. आई कम फ्रॉम अ विलेज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. For the girls of the village, going to the market or a nearby town was liberation. कहती है वो सफ़र आसान नहीं था, वो रास्ता आसान नहीं था. मैं एक विलेज से आती हूँ जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा के. ठीक है. फॉर द गर्ल्स ऑफ द विलेज गोइंग टू द मार्केट और नियर बाई टाउन वॉज लिबरेशन. अब कहने का मतलब क्या है कि लड़कियों के लिए घर से बाहर निकल जाना या मार्केट चला जाना ये बहुत बड़ी आज़ादी कही जाती थी. ठीक है, मतलब अगर घर से बाहर कदम रख करके अगर वो मार्केट तक चली गई हैं तो ये कहा जाता था कि हाँ हमारे घर में तो भाई आज़ादी है, लड़कियों को परमिशन है घूमने टहलने का. बस इतने के लिए ही मार्केट और कुछ स्टेपिंग बाहर के लिए. ठीक है. When I began mountaineering at the age of 16 or so, there was a stiff opposition from my parents and the extended family. अब कहने का मतलब क्या है कि जब ये माउंटेनियरिंग का मतलब क्या होता है, पहाड़ चढ़ने की बात होती है. ठीक है ना. जब इन्होंने 16 के एज में इस चीज़ माउंटेनियरिंग का स्टार्ट किया काम, मतलब स्टार्ट किया ऐसे, तो अच्छा खासा अपोजिशन था इनके पेरेंट्स का और इनके जो है एक्सटेंडेड फैमिली का. एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी फैमिली में जो अदर मेंबर्स होते हैं पेरेंट्स के अलावा, अंकल आंटी चाचा चाची ताऊ ताया यही सब. ठीक है ना. I was the only sister among 5 brothers and was brought up in a protected environment. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि संतोष यादव जी जो है वो इकलौती सिस्टर थी 5 ब्रदर्स में. ठीक है ना. तो इस वजह से इनको बड़ा सुरक्षित माहौल में पाला पोसा गया था. गर्ल्स इन आवर सोसाइटी वर सपोज टू लीव होम ओनली आफ्टर मैरिज. हाउएवर आई वॉज स्टबर्न एंड परसिस्टेंट एंड इट पेड ऑफ. अब इनके घर में क्या था कि इनके विलेज में, इनके इलाके में क्या था कि वो एक लड़कियां घर अपना छोड़ के तभी जाती थी जब उनकी शादी होती थी. देखो यहाँ घर छोड़ के जाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, घर छोड़ के जाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है. जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि आपके आस पड़ोस में भी देखा होगा आपने, किसी लड़की का या किसी लेडी गर्ल का, किसी गर्ल का क्लास 12th कंप्लीट हो गया है. ठीक है, या 10th कंप्लीट हो गया है, तो मे बी 11th 12th के लिए वो बाहर चली जाती हैं पढ़ने के लिए. बनारस है या फिर कहीं और है, या फिर क्लास 12th किसी का कंप्लीट हो गया तो अपने हायर स्टडीज़ के लिए ओबरा से हट करके कहीं बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं आसपास कहीं भी दूर दूर चली जाती हैं. ठीक है ना. तो ये बेसिकली घर छोड़ करके कहीं और जाके रहती हैं फॉर स्टडीज़ या फॉर जॉब. लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं हुआ करता था. उस टाइम पे ये हुआ करता था ओनली कि अगर घर से बाहर हटी हैं तो केवल शादी होगी तभी हटेंगी, अदर किसी पर्पज़ के लिए अलाउड था ही नहीं. बट क्योंकि ये ज़िद्दी थी, स्टबर्न थी, उसके स्टबर्न होने की वजह से उनके घर वालों ने मजबूरी में इन्हें भेजा माउंटेनियरिंग करने के लिए, यानी पहाड़ चढ़ने के लिए. ठीक है. When I first started mountaineering and got a chance to go to the hills, my only ambition was to see the mountains and the snow, which I had not seen before. So initially my ambitions were extremely limited. जब इन्होंने पहली बार शुरू किया माउंटेनियरिंग और उनको मौका मिला हिल्स वगैरह पे चढ़ने का, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ी पे चढ़ने का, तो इनका इकलौता एम्बिशन, इकलौती ख्वाहिश यही थी कि वो माउंटेन के टॉप पे जाएं, वहाँ के स्नो को देखें. क्योंकि भाई जो हिली एरियाज़ हैं, जो स्नो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ऐसा होगा ही होगा. विच आई हैड नॉट सीन बिफोर, जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. इस वजह से इनके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट हुआ करता था कि हम वहाँ पे जाएं, चढ़ें, देखें, ऐसा करें. ठीक है. तो शुरू शुरू में इनके जो एम्बिशंस थे ना वो बहुत लिमिटेड थे. क्या लिमिटेड था? देखो एम्बिशन लिमिटेड होने का मतलब क्या होता है
बहुत सीमित थे। क्या था भाई, मैं माउंटेनिंग करके टॉप पे जाऊँ, वहाँ की स्नो देखूँ, मैं उसको एंजॉय करूँ, यही था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इटैलिक में क्वेश्चन, इटैलिक में लिखा हुआ है, देखो ये इटैलिक लिखा हुआ है ना। हम्म। तो ये जो है ऑथर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संतोष जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं संतोष यादव जी से। ठीक है ना। और फिर उस क्वेश्चन का आंसर जो है संतोष यादव जी आगे चल के देंगी। ठीक है। देन हाउ डिड इट फील टू स्टैंड ऑन द टॉप, हाउ डिड इट फील टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1993। कहीं ये मार्क करने वाली बात है कि संतोष यादव 1993 में फर्स्ट टाइम सबसे पहले टॉप पे पहुंची थी। तो अब इनका रिप्लाई आता है, आई स्टिल गॉट गोस पिम्पल्स थिंकिंग ऑफ द मोमेंट आफ्टर इनिशियल euphoria my mind went numb. It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was a spiritual moment. I felt proud to be an Indian. देखो कितने अच्छा कहने का उन्होंने एक्सप्रेस किया है। उन्होंने एक्सप्रेस ये किया है, पहले वो कुछ मीनिंग देखो, ये मीनिंग आप इस तरीके की मीनिंग्स आपको अपने कॉपी में नोट भी करनी है जो नीचे लिखी रहती है। ठीक है ना। वर्ड मीनिंग के क्वेश्चंस इसी सब में से ही आते हैं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम आई थी पिछले बार बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जब मैंने आपको दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाहर की मैं मीनिंग नहीं पूछ सकता हूँ। ऑफ कोर्स आई कैन आस्क द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द बुक एज वेल, बट इनसाइड द बुक तो कंपलसरी है आपको याद करना। ठीक है ना। देखो इनिशियल यूफोरिया का मतलब होता है द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम जो है, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, वही चीज़ है। और ये जो लाइन थी फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इसका मीनिंग क्या होता है, टू रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोमेंट, टू रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोमेंट एंड लॉफ्ट मतलब हाई अप इन द एयर। ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का क्या सीन है। इनका ये कहना है कि जब सबसे पहले वहाँ चढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट था, जो इनिशियल यूफोरिया था। फिर बाद में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर धीरे धीरे जब मैं नॉर्मल हुई थोड़ा सा और मैं महसूस कर पाई कि अब मैं कहाँ पे पहुँची हूँ, सो इट वाज रियली वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर। और जब उन्होंने अनफोल्ड किया इंडियन ट्राई कलर को, यानी कि भारत के तिरंगे को इन्होंने वहाँ पे लहराया फहराया, ठीक है, तो उसके बाद वो जो फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो इतनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी और इतना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल मोमेंट था। ठीक है ना, पैट्रियोटिक मोमेंट था। और उन्हें इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था इंडियन इंडियन होने का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिड द फैक्ट दैट यू वर अ वुमेन मेक द क्लाइम डिफरेंट, कि क्या ये जो फैक्ट है कि आप वुमेन है इसकी वजह से कि आपका क्लाइंबिंग डिफरेंट तरीके से हुआ, ये थोड़ा मुश्किल लगी आपको। तो इनका रिप्लाई आता है, आई डोंट थिंक सो, टेक्निकली आई डू नॉट नो, technically I don't think that it is any different. Even physically, if you can adapt to the conditions and gender does not matter. I think mentally women are stronger than men and you require a huge amount of mental strength to make it to the summit. तो उन्होंने बहुत स्मार्टली रिप्लाई किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है उन्हें। अच्छा, टेक्निकली अगर देखें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर फिजिकली भी आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाते हो, आई मीन कि इफ़ यू आर फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है ना, जैसे एक होता है कि भाई आप फिजिकली स्ट्रांग हो और आपने इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि आप फिजिकली स्ट्रांग और आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू। और मेन होता है कि अगर आप वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर जाओ। एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है ना कि अब वो हिली एरिया, स्नो एरिया जहाँ पे स्नोफॉल होते रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इज़ क्वाइट लो, या टू कैरी द सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल। तो इस सिचुएशन में अगर आपका जो है आई मीन कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, तो यू कैन नॉट मेक अप टू दैट ना। अच्छा, इन्होंने सेकंड पॉइंट यही कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेंटली स्ट्रांग की हम बात करें तो वेमेन आर मोर स्ट्रांग, आर मेंटली मोर स्ट्रांग देन मैन। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं, और इस काम के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वेमेन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी ही रहता है टॉप तक पहुँच पाना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर कि इन 1994 यू रीच द समिट वंस अगेन, व्हाई द सेकंड क्लाइम इन लेस देन अ ईयर।
पूछता है कि आप 1994 में फिर से क्लाइंब किया आपने माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, तो ऐसा क्यों था कि आपने सेकंड बार 1 साल के अंदर अंदर ही चढ़ लिया दोबारा, ऐसा क्या रीज़न था? तो उन्होंने कहा कि द सेकेंड टाइम राउंड देयर वाज एन इंडो नेपलीज वुमेंस एक्सपीडिशन, यानी एक इंडो नेपलीज एक्सपीडिशन चल रहा था वहाँ पे वुमेंस का। तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया कि आइए और आप इस टीम को लीड करिए, आइए आप इस टीम को लीड करिए, एंड ऑफ कोर्स वी रीच द समिट अगेन। और उस टीम को लीड करते हुए इन्होंने ये दोबारा पहुँच गई समिट पे, यानी कि अपनी टॉप पे पहुँच गई। फिर नेक्स्ट आता है पार्ट कि यू ट्राइड अ थर्ड टाइम बट यू फेल्ड द थर्ड अटेम्प्ट। अब इन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बट आपने तीसरी बार फिर से कोशिश किया वहाँ चढ़ने की, बट इस बार आप फेल हो गई। तो रिप्लाई करते हैं कि द थर्ड अटेम्प्ट वॉज इन द कैपेसिटी ऑफ टीम लीडर, आई वॉज क्लोज बट द ऑक्सीजन मास्क रेगुलेटर फेल्ड व्हेन आई वॉज अबाउट टू बिगिन द एसेंट ऑफ द समिट। अब इन्होंने कहा कि वहाँ पे आई वॉज नॉट द लीडर, ठीक है ना, कोई दूसरा लीडर था यहाँ पे, एंड जो लास्ट मोमेंट पे जब मैं पहुँचने वाली थी तो ऑक्सीजन मास्क का रेगुलेटर जो था, जो जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी इनके बॉडी में, मतलब जो सिलेंडर होता है उसका रेगुलेटर थोड़ा सा ख़राब हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से उनको जो है रुकना पड़ गया। और दिस अटेम्प्ट वॉज फ्रॉम द डिफ़िकल्ट ईस्टर्न साइड। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, ये अटेम्प्ट जो है थोड़ा मुश्किल साइड से भी था, जहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्लाइंबिंग, वहाँ से था। अच्छा, टोटल 7 मेंबर्स की टीम ने स्टार्ट किया था, जिसमें से 3 मेंबर्स ने सक्सेसफुली से कंप्लीट किया, ठीक है। इन वॉट वे in what way was the brush with Mount Everest affected you, the success and the failures? तो किस तरीके से जो है एवरेस्ट आपको अफेक्ट किया, आपके सक्सेस को और आपके फेलियर्स को? तो इन्होंने कहा इनिशियली इट इज़ द चैलेंज ऑफ द क्लाइंब दैट मोटिवेट्स यू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है कि शुरू शुरू में क्या होता है, इट इज़ द चैलेंज of the climb that motivates you, but as you experience the mountains it makes you aware of your limitations as a person and as a human being। इनिशियली क्या होता है ना कि पहाड़ चढ़ना, माउंटेनियरिंग करने का जो चैलेंज है ना, आपको मोटिवेट करता है, अरे मैं करके दिखाऊंगा, इससे मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ना स्टार्ट करते हो, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपका एज अ पर्सन और एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या बाध्यताएं हैं, क्या क्या कमी है, ठीक है। माउंटेन पे चढ़ना एंड उसकी ब्यूटी को टावरिंग माउंटेन्स एंड देयर सरियल ब्यूटी मेक यू हम्बल। हाँ, मतलब ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, टावरिंग माउंटेन मतलब टावर जैसे लंबे पहाड़, और सरियल ब्यूटी मतलब ड्रीम लाइक ब्यूटी जो है, इन ब्यूटीज़ को फील कर पाना ये बहुत एक हम्बल सी फीलिंग होती है। यू कांट बट एडमायर नेचर गॉड्स क्रिएशन, यानी आप सिवाय गॉड के क्रिएशन को की प्रशंसा किए हुए, यानी उनकी तारीफ किए हुए आप नहीं रह सकते। यू हैव टू, अब वहाँ जाके फील करोगे तो यू विल ऑलवेज बी फीलिंग वेरी थैंकफुल कि हाउ ब्यूटिफुली द गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस नेचर, दिस वर्ल्ड, ठीक है। Their tranquility and beauty seem to make the strife and conflicts in the world appear meaningless and futile. Being close to nature is being close to God। इनका ये कहना है कि अगर नेचर से क्लोज है तो यानी हम गॉड से क्लोज हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हैव यू एनी एम्बिशंस लेफ्ट एज फार एज द एवरेस्ट इज कंसर्न? आई वॉन्ट टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीच का, किसके अलावा क्या आपके और भी कोई एम्बिशन है एवरेस्ट के से रिलेटेड, यानी कि क्या आपका और भी कोई ड्रीम है, टारगेट है, गोल है आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ने से रिलेटेड? तो इनका कहना है आई वॉन्ट टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट अगेन, दिस टाइम थ्रू द ईस्ट रिज which is considered the most difficult route. No one has been successful so far. I want to achieve this. This will be the ultimate challenge. In 2001 we made an attempt through this route and had even cut part of it, but bad weather intervened and we had to abandon the attempt। कहने का मतलब क्या है कि अब इनका टारगेट है कि अब ये इस ईस्ट रिज से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करें, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट रूट कहा जाता है। इवन इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था 2001 में चढ़ना, लेकिन बैड वेदर की वजह से उनको अपना अपना क्लाइंबिंग रोकना पड़ गया था। अच्छा, अब इंटरव्यू पूछता है कि ऑन द पर्सनल फ्रंट आर देयर एनी एम्बिशंस लेफ्ट?
यानी पर्सनल फ्रंट में भी क्या आपका कोई भी एम्बिशन है जो आप पूरा करना चाहती हैं? द समिट ऑफ एवरेस्ट ट्वाइस एंड द अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड एनीथिंग लेफ्ट टू डू, यानी इनके अलावा इन सारी चीज़ों को पाने के बाद क्या आप और भी कुछ करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ लॉट लेफ्ट टू डू। इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। माई ओन बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस हैज़ कन्विंस्ड मी दैट आई वॉज एबल टू डू दिस मच बिकॉज आई फॉट अ ट्रेडिशन एंड द सिस्टम टू गेट माई सेल्फ एजुकेटेड. Many girls in the villages and rural areas of India even today do not have access to education. Education is the key to the emancipation of rural women, but they are hampered by the fact that either custom does not allow the girls to study and realize their full potential, or the schools are too far away from them to make the journey. I'm in the process of launching an Everest Foundation that will contribute its might to create infrastructure for education of girls इन रूरल एरियाज़. पहले इसको थोड़ा सा समझ लो क्या कहने का मतलब है. इनका ये कहना है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए जो जो मुझे अभी अभी अचीव करना है. मैं जिन कठिन परिस्थितियों से, जिन बंदिशों से, जिन रिस्ट्रिक्शंस से मैं से बाहर निकली हूँ, वहाँ पे पढ़ाई किया है, मैंने ज़िद किया है अपनी माउंटेनियरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें अभी भी अलाउ नहीं हैं हमारे यहाँ. और इसके लिए लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को हर तरीके से हैम्पर किया जाता है, रोका जाता है. जैसे कि ये कह दिया जाता है कि अरे क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, या फिर स्कूल बहुत दूर है, इतना दूर जाके पढ़ाई करना पड़ेगा, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. इन सारी चीज़ों से उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कराने दिया जाता है कि वो पोटेंशियल उनके अंदर क्या है, वो लाइफ में क्या क्या कर सकती हैं. तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने एक जो है फाउंडेशन बनाने का सोचा है, एवरेस्ट फाउंडेशन, जिसमें इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी गर्ल्स चाइल्ड के लिए. ठीक है. आई वॉन्ट टू चेंज द वे द गर्ल्स थिंक. दिस कैन बी डन by exposing them not only to modern education but also to the culture and achievements of India. इन्होंने एग्जैक्टली बहुत सही बात की है कि ये चीज़ कैसे होगी कि हम उनके थिंकिंग के तरीके को चेंज करें, ना ही केवल उनको मॉडर्न चीज़ें सिखा करके, मॉडर्न एजुकेशन में इंक्लूड करा के, बल्कि जो हमारा कल्चर और अचीवमेंट रहा है इंडिया का, ये भी हम उनको रियलाइज़ कराएंगे. तो इससे मोटिवेशन आएगा कि नहीं, वन ऑफ द लेडीज़ इन द पास्ट हैव डन इट, तो मैं भी कर सकती हूँ. ठीक है. संतोष यादव वॉज बॉर्न इन द विलेज जोनियावस, साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली. संतोष यादव का जो जन्म है वो एक विलेज में हुआ था जो कि जोनियावस में पड़ता है, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली में, यानी दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके में है. हर फैमिली विच इंक्लूड्स 5 brothers quickly grew to realize quickly grew to realize quickly grew to realize that she was not an ordinary Indian girl. ठीक है. When she was still very young, her parents gave her the name of Santosh, which means happiness of satisfaction, but this is not to suggest that she was content with her position in life. While the other girls conformed to the norm by wearing traditional Indian dresses, Santosh would wear shorts, and it was those around her who had to change, not her. Her family were affluent landowners who ran a successful business and could afford to send their children to the best school in the nearby town. However, in line with custom, Santosh had to be content with attending the village school, though she was not happy about it. एट द एज ऑफ 16, हाँ पहले ये समझ लो क्या कह रहा है. इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि संतोष जो है एक वेल टू डू फैमिली में में इनका बर्न हुआ था. एंड वो एक ऑर्डिनरी इंडियन गर्ल नहीं थी, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी. और इनका नाम ही इसीलिए इनको संतोष रखा गया था कि वो हमेशा मतलब एम्बिशियस रहती थी. और इनके जो रहन सहन का तरीका था वो ऐसा नहीं था कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, मतलब मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी. ठीक है. एंड उनके ऐसा इस वजह से ये उनको खुद को चेंज नहीं करना था, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको चेंज करना था. देखो ये जो है पिक है इनके संतोष यादव जी की. ठीक है. और इनके फैमिली वाले एक्चुअली पता बहुत बड़े एफ्लुएंट, मतलब बहुत रिच लोग थे, लैंड ओनर्स थे, जो कि इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और ये अच्छे से अच्छे स्कूल में अफोर्ड कर सकते थे इनको पढ़ाना. लेकिन थोड़ा सा
कस्टम को ध्यान में रखते हुए इनको भी उसी गवर्नमेंट विलेज स्कूल में जा कर के पढ़ाई करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो खुश नहीं थी। लेकिन अब 16 की एज में अब उन्होंने अपने माता पिता पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, 16 की एज में अपने माता पिता पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। एंड प्रेशर बनाते बनाते उन्होंने दिल्ली के स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया। एंड संतोष threatened her parents with the ultimate weapon at her disposal. She would never marry if she did not get an education. इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे उनकी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो अल्टीमेटली संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली विदाउट द सपोर्ट ऑफ her parents and enrolled in school. She planned to earn money by working part time to pay for her living cost. On learning this, her parents finally yielded and agreed to pay for her education. इन सारी चीज़ों को जानने के बाद फाइनली उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की बात हो रही है आपके। इट वाज अ स्टूडेंट इन दिल्ली दैट संतोष बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग। हर हॉबी वाज टू स्केच द अरावली हिल्स। उनकी हॉबी थी अरावली हिल्स को ड्रॉ करना। शी वुड सिट एंड she would sit and draw the local people working in the small quarries in the hills. Then one day she turned up when they were not walking around the hills. She chanced up a group of climbers. ठीक है, कुल मिला करके यहाँ पे कहने की बात है कि पहले उनको भाई इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे ड्राइंग करते करते फिर कुछ लोगों को वहाँ चढ़ते देखा तो उनका एक्साइटमेंट आया कि नहीं करना है। फिर आगे देखो क्या होता है। Can a girl do it? She asked the leader and are greeted with an emphatic yes. Inspired, she enrolled on a rock climbing course. ठीक है, तो मतलब उन्होंने पूछा कि क्या एक गर्ल कर सकती है, तो एंड द लीडर आज द लीडर, उन्होंने जो लीडर पूछा कि क्या गर्ल कर सकती है, तो ये कह गया शी एग्रीटेड विद एम्फेटिक यस यस। तो इस चीज़ से बोथ ऑफ देम वर सो एक्साइटेड, सो उन्होंने दोबारा मतलब माउंटेन के लिए कोर्स वगैरह ज्वाइन किया और करना शुरू किया। कंसिडर फैमिलीज एटीट्यूड टू हर डिज़ायर टू बी एजुकेटेड, इट वॉज अनथिंकेबल फॉर हर टू स्टार्ट अ करियर एज अ माउंटेनियर। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक बार तो उनकी फैमिली ने इनको अलाउ किया एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने फिर चीज़ों को स्विच करते हुए माउंटेनियरिंग भी चले जाना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, कि पहले घर वालों को मनाना कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी, फिर बाद में कहोगे नहीं मुझे पहाड़ चढ़ना है। ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट वन। अच्छा देखो माउंटेनियरिंग कितनी डिफिकल्ट होती है, देखो ये होती है माउंटेनियरिंग। ऐसा नहीं कि पैर पैर से चढ़ना होता है, उसको रेप्टाइल की तरह चढ़ना होता है, क्रॉल करके चढ़ना होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। कंसिडरिंग है फैमिली, अच्छा ये लाइन तो ही गया था। By the time her parents discovered that she was interested in mountaineering, she had already enrolled for a course at the Nehru Institute of Mountaineering in the Himalayas with her savings. Furious, her father was preparing to leave the house to drag her back home when he slipped on a stair and broke his ankle. Santosh continued her career and the following courses. अब कहा जाने कि इस चीज़ को सुन करके उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो बिल्कुल घर से निकलने ही वाले थे कि संतोष को जाएंगे और उसको वापस घर ला करके घर में रख देंगे, मतलब बैठा देंगे, सब कुछ बंद करवा देंगे। बट देयर वॉज अ चांस कि, और मिस हैपनिंग जो कह लो, कि उनके फादर का स्टेयर से पैर स्लिप कर गया, उनके एंकल में ब्रेकेज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए और उन्होंने अपना माउंटेनियरिंग का करियर कंटिन्यू रखा। 1989 में सी टॉप द क्लास, इन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया 1989 में। हर क्लाइंबिंग क्विकली मैच्योर्ड, उनका जो क्लाइंबिंग करने का तरीका था धीरे धीरे मैच्योर हो गया। तो विद अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड टुगेदर विद एन आयरन विल and high physical endurance, Santosh proved herself again and again. She passed the demanding Indian Civil Services examination and joined the police force as a frontline officer. My God, ध्यान से पढ़ना है, बहुत बड़ी बात होती है। कहने का मतलब क्या है इनका, कि इन्होंने अपने नेचुरल कोल्ड का जो रेजिस्टेंस था उस चीज़, और ये एल्टीट्यूड का रेजिस्टेंस था, उन्होंने उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाला। मतलब अपने आयरन विल से, यानी दृढ़ दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर से, आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर से उस चीज़ से बाहर निकाला। और करते करते बाद में इन्होंने स्टडी के हेल्प से, स्टडीज करते करते इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक किया और फिर वहाँ पे उन्होंने एक पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया जो कि फ्रंट लाइन ऑफिसर बनी। दिस जॉब अलाउड हर टू कंटिन्यू हर क्लाइंबिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज़। इस जॉब में इनको जो क्लाइंबिंग का परमिशन मिलता था कि चलो आप क्लाइंबिंग कर सकती हैं हॉलीडेज़ में भी, हॉलीडेज़ में के टाइम पे।
Santosh went for expedition every year, gaining ability and fitness quickly. In 1992 संतोष हर साल ये जाती थी अपना वहाँ तैयारी करने के लिए. फिर 1992 में क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? Only 4 years after she had shyly asked if a girl could climb, she had climbed the Everest. याद है ना 1989 में इन्होंने पूछा था 89 जस्ट अ मिनट 1988 में इन्होंने पूछा था. 88 की बात थी. यहाँ देखो ये है ना, कैन ए गर्ल कैन डू इट. 1988 की बात थी, इन्होंने जब पूछा था, और राइट आफ्टर 4 years ये क्लाइंब कर गई हैं माउंट एवरेस्ट पे. तो ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. द यंगेस्ट वुमेन टू डू सो, शी वॉज as tough and as technically sound as any leading male climbing member. She became popular and well known because of her climbing skills, unique physical fitness, mental alertness, strength and cold-headedness. इन्होंने यहाँ तक अपने आप को पहुँचा पाया क्योंकि कुछ इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, जैसे कि इनकी क्लाइंबिंग स्किल अच्छी थी, इनकी यूनिक फिजिकल फिटनेस थी, इनका मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा था, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी थी एंड ठंडे दिमाग की थी. Within 12 months, she was standing atop Everest for the second time. This time as climbing leader, and secured her place in the record books as the first woman to reach the summit of the Everest twice. In recognition of her achievements in mountaineering, Santosh was awarded the Padma Shri in 2000. Santosh got married at the age of 25. By then, her parents had not only accepted her independence बट वर प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट एंड हर सेलिब्रिटी स्टेटस. बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली देखो होता है क्या ना, इनिशियली पेरेंट्स मना करते हैं, बट नाउ जब इन्होंने इतनी बड़े बड़े अचीवमेंट्स को अचीव किया तो फिर इनके फैमिली वाले, इनके पेरेंट्स भी ने एक्सेप्ट कर लिए. इनके इंडिपेंडेंस पे अब इनको रुकावट नहीं था, बल्कि इस चीज़ का उन्हें गर्व था. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपका वर्क क्या है कि आपको इस स्टोरी को, इस लेसन को, जैसे मैंने रीड किया है, एक बार फिर से रीड करना है. रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. पार्ट नंबर ए में जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है. पार्ट बी ऐसा खास नहीं है जिसको आपको करना है, बस पार्ट ए पे फोकस करो. ठीक है ना, और वो वर्ड मीनिंग वाला काम कर लेना. दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट.